और कोई उस तरह का प्रोडक्ट कोई सेल नहीं कर पाता है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है, तभी तो वो मोनोपोली है। सर्च हम लोग जब करते हैं तो और कोई सर्च इंजन आपको पता एक्चुअली है लेकिन बहुत रेयर है, तो हम इसको बोल सकते हैं गूगल का मोनोपोली है। सर्च इंजन जो है गूगल का मोनोपोली है। मोनोपोली पावर मतलब पावर टू चार्ज अ प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट, जितना ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाएगा मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर उतना ज्यादा मोनोपोली पावर है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग का पहला चैप्टर है मोनोपोली। तो उसके लिए सबसे पहला चीज जो हम लोग को जानना पड़ेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर टोटल और भी टाइप्स का होता है, लेकिन जो मेन टाइप्स है कंपटीशन के बेसिस पे जो मेन टाइप का मार्केट है वो 4 है, जो रियल लाइफ में थोड़ा ज्यादा हम लोग देखते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जो 4 मार्केट स्ट्रक्चर है क्या चीज के बेसिस पे? कंपटीशन के बेसिस पे। किसी मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, किसी मार्केट में कंपटीशन कम है। तो ये 4 तरह का जो मार्केट है वो है एक परफेक्ट कंपटीशन, जिसके बारे में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में डिटेल में पढ़े थे हम लोग, पूरा एक चैप्टर था परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। परफेक्ट कंपटीशन मतलब जहां पे बहुत सारा बायर्स और बहुत सारा सेलर्स होमोजीनियस प्रोडक्ट, सब एक तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहा है। इसका एग्जांपल है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क, ये सब, टी, ये सब एग्जांपल है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का, जो ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके थे। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे इस बार जो हम लोग का सिलेबस पे है ये 3 मार्केट है। एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सबसे ज्यादा कंपटीशन इस मार्केट पे होता है, ठीक है। उसके बाद अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोपोली। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग का मोनोपोली है, तो जिसमें सबसे कम कंपटीशन होता है वो है मोनोपोली। क्योंकि मोनोपोली का मतलब क्या होता है, यहां आप देख सकते हैं ये मोनोपोली का फीचर्स है। तो सबसे पहला चीज जो है मोनोपोली का क्या मतलब होता है, मोनो मतलब होता है सिंगल और पोली मतलब होता है सेलर। तो ये हो गया इसका पहला फीचर है सिंगल सेलर, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सेलर एक है, ठीक है, बेचने वाला सिर्फ एक है, लेकिन खरीदने वाला बहुत है, अनेक है, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर इसका यह है कि एक ही सेलर होता है लेकिन बायर्स खरीदने वाला बहुत होता है। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद जो है बाकी सब फीचर्स यहां पर आपको देख सकते हैं, सब लिखा है। सेकंड फीचर जो है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उस जैसा प्रोडक्ट मार्केट पे नहीं होता है और कोई उस तरह का प्रोडक्ट कोई सेल नहीं कर पाता है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है, तभी तो वो मोनोपोली है, तभी तो वो सिंगल सेलर है। अगर उस जैसा प्रोडक्ट मार्केट में है तो वो सिंगल सेलर नहीं हुआ। तो सेकंड जो है एक सिंगल सेलर के बाद उसका उस जैसा प्रोडक्ट मार्केट पे नहीं है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है मोनोपोली का? सिंगल सेलर, जहां पर सिर्फ एक ही सेलर है लेकिन बहुत सारा बायर्स है, खरीदने वाला बहुत है लेकिन सेलर सिर्फ एक है। तो उसका जो कुछ एग्जांपल्स है वो आप यहां देख सकते हैं। इंडिया में जैसे कि इंडियन रेलवेज, ठीक है। अब इंडियन रेलवेज अगर रेलवे सर्विस जो है सिर्फ एक ही प्रोवाइड करता है इंडिया में और किसी को अलाउड नहीं है रेलवे सर्विस प्रोवाइड करना, या रेलवे कोई प्राइवेट कंपनी रेलवे सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से रुकावट है। और उसका एक ही सेलर कौन है, वो सर्विस को प्रोवाइड करने वाला कौन है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इंडियन रेलवे उसी के अंडर में, ठीक है। इट इज अ पब्लिक एंटरप्राइज, गवर्नमेंट के अंडर है तो पब्लिक एंटरप्राइज, प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं है, ठीक है। तो ये मोनोपोली है सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडियन रेलवेज। फिर अगर कोलकाता में देखिएगा तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाला कंपनी कौन है? एक ही है। कौन सा कंपनी है? CESC, ठीक है। अगर हम लोग को चाहिए सर्विस इलेक्ट्रिसिटी का तो सिर्फ CESC प्रोवाइड कर सकता है, तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इंडियन रेलवे भी देखिए, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उस जैसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, रेलवे और भी कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा, ठीक है। रेलवे क्या कम टाइम में कहीं पर भी हम जा सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब प्लेन का एग्जांपल दिएगा तो वो तो उससे बेटर है, तो फिर वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, प्लेन का प्राइस बहुत हाई है, क्लोज सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, उस जैसा क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है, कि वही प्राइस में लगभग वही प्राइस में वो और भी गुड्स अवेलेबल है और भी सर्विस अवेलेबल है, तो नहीं है। अब ऐसी CESC और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर ऐसा कुछ है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी अगर हमको चाहिए तो CESC दे रहा है और कोई ऑल्टरनेटिव मेरे पास नहीं है, उस जैसा प्रोडक्ट, उस जैसा सर्विस और कोई मार्केट में नहीं है, इसीलिए हमको लेना है इलेक्ट्रिसिटी तो सिर्फ
उनको CSC से लेना होगा, तो इसका मोनोपोली हो गया। ठीक है, फिर गूगल सर्च हम लोग जब करते हैं तो और कोई सर्च इंजन आपको पता एक्चुअली है लेकिन बहुत रेयर है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये गूगल का मोनोपोली है। सर्च इंजन जो है गूगल का मोनोपोली है। हम लोग नॉर्मली क्या सर्च भी नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, गूगल करो, राइट। तो सर्च इंजन पे क्या है, गूगल का मोनोपोली है ना। फिर गूगल का देखिए बहुत सारा चीज पे मोनोपोली है। गूगल शीट है, गूगल क्लासरूम है, गूगल मीट है जिसमें आप लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। ठीक है, हालांकि जूम भी है और भी है, लेकिन कहने का मतलब बहुत सारी चीज पे सिर्फ गूगल है। जैसे गूगल ड्राइव है, जीमेल है, और सब आदमी नॉर्मल जो है दूसरा भी ईमेल यूज करता है, लेकिन मैक्सिमम जीमेल ही यूज करता है। तो ये सब चीजें बहुत ऐसा चीज है जिसपे गूगल का मोनोपोली है। गूगल कैलेंडर है, ठीक है, गूगल फोटोज है जो आप सेव करके रख सकते हैं फोटोज, ठीक है, जो कभी ये नहीं होगा। तो ये सब बहुत सारा चीज जो है गूगल का है और इसका मोनोपोली है इस पे। तो गूगल भी एक तरह का मोनोपोली कंपनी, बहुत ऐसा चीज प्रोवाइड करता है जो दूसरा कंपनी नहीं प्रोवाइड करता। तो बहुत सारी चीज पे गूगल का क्या है, मोनोपोली है। तो ये सब एग्जांपल्स हुआ मोनोपोली का, जहां पर एक ही सेलर है और बायर्स बहुत सारा है। तो वापस से हम लोग फीचर्स पे चलते हैं। कोई क्वेश्चन रहेगा तो यहीं पूछ लीजिएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्लास चल रहा है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद फीचर्स में और क्या फीचर्स है कि बैरियर्स टू एंट्री, बहुत सारा रुकावट है कि न्यू फर्म्स जल्दी एंटर नहीं कर पाता है। जैसे हम लोग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में पढ़े थे कि देयर इज नो मतलब कि देयर इज नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट, मतलब न्यू फर्म जितना चाहे एंटर कर सकता है, एग्जिट कर सकता है, देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि देयर इज बैरियर्स टू एंट्री, इसीलिए तो नया फर्म एंटर नहीं कर पा रहा है। अगर बैरियर नहीं होता, अगर कोई रुकावट नहीं होता, तो इजीली कोई भी फर्म से एंटर कर सकता है। तो बैरियर बहुत टाइप का होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आपको बैरियर के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि एक बैरियर हो सकता है गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। जैसे कि इंडियन रेलवे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिया और कोई भी रेलवे सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, सिर्फ ये मोनोपोली होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी शहर में प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ एक ही कंपनी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, वो है CESC, को एक को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ठीक है, जो हाईएस्ट बिडर होगा। तो यहां पर भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस का, एक से ज्यादा दूसरा दो सेलर नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। उसका भी रीजन है क्यों एक सेलर को दिया जाता है, वो नेचुरल मोनोपोली का कंसेप्ट है जो हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक फर्म को कॉन्ट्रैक्ट मिला इलेक्ट्रिसिटी शहर में प्रोवाइड करने के लिए, तो एक ही सेलर है। बात समझ में आ रहा है? तो और ये गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस हो गया, ठीक है। तो यहां पर बैरियर है, एक रुकावट है कि न्यू फर्म से एंटर नहीं कर पा रहे। एक तरह का जो बैरियर हो सकता है वो है, हो सकता है पेटेंट राइट्स, ये भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस ही हुआ, पेटेंट राइट्स, ठीक है। ये कलर ठीक आ रहा है, नजर आ रहा है इस पे कैमरा में, ठीक है। ये ब्लू कलर जो हम लिखे, ठीक है। तो पेटेंट राइट्स जो है, पेटेंट राइट्स भी एक तरह का गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस है जो न्यू फर्म एंटर नहीं कर पाता है। पेटेंट राइट किसको बोलते हैं? पेटेंट राइट अगर कोई गुड्स इन्वेंट करता है, कोई एक कंपनी है, ठीक है, जो ज्यादा नहीं दिख रहा, ये कलर ज्यादा नहीं दिख रहा है सर, रेड कलर से संदीप मोटा पेटेंट राइट, ठीक है। तो पेटेंट राइट क्या है कि अगर कोई गुड्स इन्वेंट करता है, जैसे कि अभी अब कुछ साल पहले चले जाइएगा तो एक टाइम में लैपटॉप तो नहीं था, मान लिए एक नया गुड इन्वेंट हुआ, क्या, लैपटॉप। हम सपोज इन्वेंट किए लैपटॉप, उसके बाद क्या किया फैसल, क्या किया, हम सेल कर रहे लैपटॉप, प्रॉफिट कमा रहे हैं। फैसल मेरा लैपटॉप को एक खरीदा और उसको कॉपी किया, वो भी सेम लैपटॉप उसी तरह का लैपटॉप बना के वो भी सेल कर रहा, ठीक है। ये तो गलत बात है। हम इतना इन्वेंट किए, एक नया प्रोडक्ट, इतना खर्चा किए, बहुत सारा साइंटिस्ट को रिसर्च किया, हम उसको सैलरी बैठ के दिए, तब एक प्रोडक्ट इन्वेंट हुआ और सब मेरा मिलकर कॉपी कर रहा है, तो ये तो गलत है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, एक पेटेंट राइट देता है कि पेटेंट राइट क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट इन्वेंट करता है तो उसको 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 22 साल मैक्सिमम नॉर्मली होता है, कुछ कंट्रीज में 22 साल है, कुछ कंट्री में 17, किसी में 20 साल है। सपोज 20 साल का पेटेंट राइट दिया तो 20 इयर्स तक मेरा प्रोडक्ट को कोई कॉपी नहीं कर सकता है,
ठीक है। तो अगर 20 ईयर्स तक मेरा प्रोडक्ट को कोई कॉपी नहीं कर सकता तो न्यू फर्म एंटर नहीं कर पाएगा, तो ये एक रुकावट है एंट्री पे, न्यू फर्म से एंटर नहीं कर पा रहा है। लैपटॉप कोई बना नहीं पा रहा है, सिर्फ हम बनाएंगे। हम चाहें तो किसी को कॉपीराइट दे सकते हैं कुछ पैसा लेके, हम बोल देंगे उसको हमको 100 करोड़ रुपया दो तो हम कॉपीराइट तुमको दे रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ वो कंपनी कॉपी कर सकता है मेरा प्रोडक्ट को, तो ये हो सकता है। लेकिन जो भी है, न्यू फर्म एंटर नहीं कर पाएगा जब तक हम कॉपीराइट नहीं देंगे। तो ये भी पेटेंट राइट भी एक बैरियर्स टू एंट्री है, न्यू फर्म एंटर नहीं कर पाएगा। कहीं पर जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत कम कंपनीज है मेडिसिन जो बनाता है, क्यों? क्योंकि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्चा है और इसमें रिस्क है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे कि हम 10 मेडिसिन ट्राई किए बनाने का, उसमें से 10 में से 3 सक्सेसफुल रहा, 7 अनसक्सेसफुल रहा, तो मेरा खर्चा तो हो गया। इतना सारा साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहा है उसको सैलरी तो बैठ के हम दिए, अब 3 ही मेडिसिन सक्सेसफुल हुआ। तो इसमें रिस्क है ये बिजनेस में, न्यू फर्म जल्दी से लिए एंटर नहीं कर पाता, सबका बस का बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत कम कंपनीज है। आप एयरलाइन इंडस्ट्री में देख लिए कितना कम कंपनीज है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से कोई ना कोई रीजन की वजह से न्यू फर्म्स जल्दी एंटर नहीं कर पाता। जब अलग अलग मार्केट हम लोग पढ़ेंगे, ओलिगोपोली मार्केट, तो उसमें भी कुछ एग्जांपल्स होगा, जल्दी न्यू फर्म नहीं एंटर कर पा रहा है। लेकिन जब वो एग्जांपल देंगे, ठीक है, जब ओलिगोपोली मार्केट पढ़ाएंगे जहां पर फ्यू फर्म्स रहता है, वहां पर भी बहुत सारा फर्म्स एंटर नहीं कर पाता है, तो उसका एग्जाम्पल हम अलग देंगे क्यों नहीं एंटर कर पाता है। लगभग यही सब रीजन है, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से कुछ ना कुछ एक रुकावट है जो नया फर्म एंटर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए सिंगल फर्म है, ठीक है। तो ये हुआ बैरियर्स टू एंट्री का कंसेप्ट। तो मोनोपोली में क्या होता है कि बैरियर्स टू एंट्री होता है, न्यू फर्म जल्दी एंटर नहीं कर पाता है। एज कंपेयर टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई बैरियर नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई पेटेंट राइट नहीं। मान लिए कोई सब्जी में पेटेंट राइट डाल सकता है, सब्जी का पेटेंट है, कोई मेरा सब्जी को कॉपी नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये तो सिंपल सा पॉइंट है, फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई। जो गुड्स है उसका सप्लाई पे फुल कंट्रोल है ये सेलर का। कोई भी मोनोपोली होगा वो तो अकेले ही सेलर है, तो और कोई का कंट्रोल कहां से होगा सप्लाई पे? वही तो सिंगल सेलर है, वही तो सप्लाई को कंट्रोल करेगा, कितना गुड्स सप्लाई करना है, कितना नहीं करना है। अभी हमको रोक देना सप्लाई, मार्केट में निकालेंगे नहीं गुड्स, डिमांड बढ़ने दो, जब दाम बढ़ जाएगा मार्केट में, सब ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी होगा, तब हम प्राइस बढ़ा के बेचेंगे। कुछ भी कर सकते, सप्लाई मेरे कंट्रोल पे, आई एम अ सिंगल सेलर, ठीक है। फिर फर्म इज इटसेल्फ एन इंडस्ट्री। फर्म और इंडस्ट्री सेम है। इंडस्ट्री किसको बोलता है? राइट, बहुत सारा फर्म्स को मिला के इंडस्ट्री बनता है, ठीक है। तो अगर मान लिए अगर हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, टेली कम्युनिकेशन, तो उसमें एयरटेल है, वोडाफोन है और क्या नाम है उसका, जियो है, सब मिला के एक इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। अगर हम कार्स का एग्जांपल लेंगे, होंडा है, टाटा मोटर, सब मिला के सब एक इंडस्ट्री हो गया। एक फर्म इंडस्ट्री नहीं होता, नॉर्मली जितना भी फर्म्स होता है उस इंडस्ट्री पे, ऑटोमोबाइल में जितना भी कंपनीज है सबको हम ऐड कर देंगे तो ये एक इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बात समझ में आ रहा है? लेकिन मोनोपोली में नॉर्मली फर्म और इंडस्ट्री में फर्क है। एक फर्म, एक सिंगल फर्म इंडस्ट्री नहीं होता, सब फर्म को मिला के एक इंडस्ट्री बनता है। लेकिन मोनोपोली में एक फर्म ही इंडस्ट्री है पूरा। क्यों? क्योंकि एक ही सेलर तो है। हाँ, मतलब कि एक सेलर, आप जितना सेलर को ऐड करिएगा तब इंडस्ट्री बनेगा, लेकिन एक ही सब सेलर है तो वही इंडस्ट्री है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कोलकाता के बारे में बात करें तो फर्म कौन सा है? सीएससी फर्म है, लेकिन पूरा इंडस्ट्री भी सीएससी है, एक ही फर्म है, वो पूरा इंडस्ट्री है कि वही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो फर्म और इंडस्ट्री में फर्क नहीं होता अगर मोनोपोली फर्म होता है, ठीक है। और ये लोग प्राइस मेकर है, खुद का प्राइस बनाता है। जो मोनोपोली अगर फर्म है, सिंगल सेलर है, तो वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है, उसके ऊपर कंट्रोल है प्राइस के ऊपर। वो तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसा होता है कि फर्म प्राइस टेकर होता है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी में हमको सेल करना है। और उस प्राइस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, अगर प्याज का दाम 40 रुपया पर केजी चल रहा है तो हमको उसी प्राइस में सेल करना। हम 45 में नहीं सेल कर सकते, मेरा सेल नहीं होगा गुड्स। अगर मिल्क का दाम जो है 60 रुपीज पर केजी चल रहा है तो हम 70 करके नहीं सेल कर सकते, सेल नहीं होगा फिर, है ना। तो कहने का मतलब यह है, मोनोपोली जब होता है, जैसे सीएससी, वो इलेक्ट्रिसिटी जो
का सेल कर रहा है वो खुद का प्राइस पे सेल कर रहा है। गूगल जो भी रखा अपना प्राइस खुद रखा है। इंडियन रेलवे में जो भी प्राइस डिसाइड किया वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया है। तो ये देयर प्राइस मेकर, वो सिंगल सेलर है, जो चाहे प्राइस वो अपना बना सकता है। ठीक है, फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। और लास्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का, परफेक्ट कंपटीशन को छोड़ के सभी मार्केट में जितना भी फर्म है, चाहे मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, सब कंपटीशन में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। एक फर्म का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, और उसका रीजन क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में मतलब कहने का मतलब हो रहा है प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। जाहिर सी बात है, हम एक फर्म है, ठीक है, भले मोनोपोली फर्म है, अगर हमको चाहिए कि मेरा गुड्स का सेल बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे? प्राइस को कम कर देंगे। जितना प्राइस कम करेंगे उतना मेरा डिमांड बढ़ेगा। कोई कह सकता है कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है, हमको तो इलेक्ट्रिसिटी खरीदना है हर हाल पे, हमको तो लेना ही है, प्राइस घटे या बढ़े हमको हर हाल पे लेंगे। लेकिन प्राइस जब कम होगा तब यूज ज्यादा किएगा कि नहीं किएगा इलेक्ट्रिसिटी, तो डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्राइस जब कम हो जाएगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी जो चीज के लिए नहीं यूज करते थे, कुकिंग के लिए नहीं यूज करते थे सपोज, तो अब कुकिंग के लिए आप इंडक्शन ले लीजिएगा, ओवन ले लीजिएगा। ठीक है, तो प्राइस जितना कम होता है उतना उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो हर एक इंडस्ट्री में देखिएगा प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ता है वो गुड्स का। तो इसलिए डिमांड कर्व क्या होता है? फर्म्स का डिमांड कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, फर्म्स का डिमांड कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, जो हम लोग लास्ट क्लास आपको दिखाए भी थे। ये डिमांड कर्व भी इसको बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोलते हैं, या प्राइस कर्व भी बोलते हैं। P इक्वल टू AR इक्वल टू D। हम लोग जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का रेवेन्यू स्ट्रक्चर पढ़े थे तो उस टाइम में लास्ट क्लास में आप लोगों को दिखाए थे हम ये। तो इसको एवरेज रेवेन्यू या प्राइस कर्व बोलते हैं, या तो डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म, फर्म का डिमांड कर्व। तो सब में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सिवाय कौन सा कंपटीशन पे? राइट, परफेक्ट कंपटीशन में। कैसा होता है डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन में? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े। क्यों? प्राइस कम नहीं करना पड़ता आपको डिमांड ज्यादा होने के लिए, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर प्राइस पे, जैसे कि अगर प्याज का दाम 40 रुपए पर केजी चल रहा है तो इसमें इन्फिनाइट डिमांड है। 40 रुपीज में देखिए, 40 रुपीज अगर प्याज चल रहा है तो जितना सेलर है सब 40 रुपीज करके सेल कर रहा है, और सब सेल हो भी जा रहा है, काफी सेल हो जा रहा है। तो बहुत इन्फिनाइट डिमांड है, मार्केट प्राइस जो चल रहा है उस प्राइस पे। तो दे डोंट हैव टू रिड्यूस द प्राइस इन ऑर्डर टू सेल मोर। ज्यादा बेचने के लिए इसको दाम कम करने का जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका फीचर्स ऑफ अ फीचर्स ऑफ अ मोनोपोली, मोनोपोली का कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मोनोपोली का फीचर्स वगैरह। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ये सब एग्जांपल्स तो हो गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं वो है मोनोपोली पावर। ठीक है, मोनोपोली पावर का सबसे पहले मतलब क्या होता है? मोनोपोली पावर का जो मतलब होता है, पावर टू चार्ज अ प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर प्राइस चार्ज करने का कैपेसिटी। ठीक है, अगर कंपटीशन जो है ज्यादा होता है तो हम ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर पाएंगे। ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो लोग क्या करेंगे? कंज्यूमर्स जो क्या करेंगे वो दूसरे से खरीद लेंगे। तो मोनोपोली पावर मतलब हो रहा है ज्यादा प्राइस चार्ज करने का पावर। कुड मेजर मोनोपोली पावर बाय द एक्सटेंस टू विच प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जितना है वो फर्म का, वो गुड्स प्रोड्यूस करने का मार्जिनल कॉस्ट, उससे कितना ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है वो। अगर मार्जिनल कॉस्ट अगर एक फर्म का मान ले रहे हैं कि 6 रुपया है, वो 6 रुपया उसका मार्जिनल, एक एक्स्ट्रा गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, 6 रुपया कॉस्ट बढ़ जा रहा है उसका, और वो प्राइस जो है 20 रुपया चार्ज कर पा रहा है। ठीक है, तो 20 और 6 में मार्जिनल कॉस्ट 6 रुपया, लेकिन प्राइस कितना? 20 रुपीज। तो गैप है अच्छा खासा। तो यानी कि उसका पावर है, मोनोपोली पावर है उसका अच्छा खासा। लेकिन अगर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट उसका 6 रुपया है लेकिन वो सिर्फ 7 ही रुपया चार्ज कर पा रहा है, तो मोनोपोली पावर कम हो गया ना। 6 रुपया मार्जिनल कॉस्ट है लेकिन प्राइस 1 ही रुपया बढ़ा के वो बेच पा रहा है। या अगर 6 रुपया मार्जिनल कॉस्ट है, वो मार्जिनल कॉस्ट ही में बेच रहा है, तो मोनोपोली पावर 0 होगी। तो मोनोपोली पावर मतलब होता है कि मार्जिनल कॉस्ट से अपना जो उसका एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने का कॉस्ट है
उससे प्राइस कितना ऊपर चार्ज कर पा रहा है, जितना ज्यादा प्राइस चार्ज कर पा रहा है उसका उतना पावर है, मोनोपोली पावर बोल सकते हैं, उतना ज्यादा मोनोपोली पावर है। मोनोपोली पावर मतलब पावर टू चार्ज अ प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट, जितना ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाएगा मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर उतना ज्यादा मोनोपोली पावर है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला यहां पर देखिए आपका लिखा हुआ ऑलरेडी, L इज इक्वल टू, एक्चुअली मोनोपोली पावर का कंसेप्ट देने वाला है एक मतलब जो है उसका नाम है लर्नर। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर, यहां स्पेस नहीं है, यहां पर हम लिख दे ऑफ मोनोपोली पावर। ये एक टॉपिक है लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर, ठीक है। ये लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर, तो इसका कंसेप्ट, तो इसको हम लोग लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर को डिनोट करते हैं हम लोग L से। L मतलब क्या हो रहा है, लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर, या तो सिंपल में बोल सकते हैं मोनोपोली पावर। हम पूरा मोनोपोली पावर वर्ड नहीं लिख के क्या लिख दे रहे हैं, सिर्फ L लिख दे रहे हैं। L का मतलब हो रहा है मोनोपोली पावर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है, P माइनस MC तो होगा ही ना। अभी हम दिखाए ना कि अगर मार्जिनल कॉस्ट 6 रुपया, प्राइस हम 20 रुपए चार्ज कर पा रहे हैं, तो जितना गैप है प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट पे उतना ज्यादा मोनोपोली पावर है। मार्जिनल कॉस्ट 6 रुपया, 20 रुपए चार्ज कर पा रहे हैं तो मोनोपोली पावर ज्यादा है। मार्जिनल कॉस्ट 6 रुपया, हम 50 रुपया में सेल कर पा रहे हैं तो मोनोपोली पावर और ज्यादा है। अगर मार्जिनल कॉस्ट 6 रुपया है और प्राइस हम जो है 7 रुपया चार्ज कर पा रहे हैं तो मोनोपोली पावर कम। तो ये डिपेंड कर रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट से हम कितना ज्यादा प्राइस चार्ज कर पा रहे हैं। तो जितना ज्यादा गैप होगा प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में उतना ज्यादा मोनोपोली पावर होगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए इसका फॉर्मूला है P माइनस MC बाई P। P क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमको कोई एक परसेंटेज चाहिए होता है तो हम, जैसे कि अगर हमको पता करना है कि प्राइस जो है 10 से 15 रुपया हुआ मान लिए, तो चेंज कितना प्राइस का 5 रुपीज, तो हम तो माइनस किए, 15 माइनस 10 किए, वो ऊपर बैठाएं कितना परसेंटेज प्राइस चेंज किया, तो वो ऊपर बैठाएंगे 5 डिवाइड बाय नीचे क्या बैठाएंगे, ओरिजिनल प्राइस कितना था 10 था। तो नीचे टोटल से क्यों डिवाइड करते हैं हम लोग, क्योंकि परसेंटेज निकालना रहता तो फिर टोटल से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये प्राइस और कुछ नहीं है बल्कि परसेंटेज के लिए बेसिकली, ठीक है, ये प्राइस डिवाइड होता है। नॉर्मली ये गैप बताता है मोनोपोली पावर कितना है। तो इसका फॉर्मूला है P माइनस MC बाई P, लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर का फॉर्मूला है। तो जितना ज्यादा गैप होगा प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में उतना ज्यादा मोनोपोली पावर ज्यादा होगा। ये आप लोग नोट कर सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा ही हुआ ऑलरेडी, यहां क्या लिखा हुआ, द लार्जर द वैल्यू ऑफ L, मतलब L का वैल्यू ज्यादा होने से मोनोपोली पावर ज्यादा होगा। और L का वैल्यू ज्यादा कब होगा, जब P और MC का गैप ज्यादा होगा। तो आप लिख सकते हैं लार्जर द गैप बिटवीन P एंड MC, लार्जर विल बी द मोनोपोली पावर। जितना मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर हम प्राइस चार्ज कर पाएंगे उतना ज्यादा मोनोपोली पावर है। कोई प्रॉब्लम? नहीं, ये इसका फॉर्मूला क्या है, मोनोपोली पावर, इसके बारे में जो हम बताएं कि जितना लार्जर द वैल्यू डिफरेंस बिटवीन P एंड MC, लार्जर विल बी द मोनोपोली पावर। ये सब पॉइंट नोट डाउन करो। ये पॉइंट जो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, ये जो लास्ट इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है, ये तो यहां लिखा ही हुआ ऑलरेडी, हम वहां पर लिखे लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर। क्या हुआ, इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है क्योंकि परसेंटेज है, इस वजह से 1 मतलब 100% हो रहा है, 0 मतलब 0% हो रहा है, उसका लाई करेगा ये दोनों के बीच में इसका वैल्यू।
तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि मोनोपोली पावर का जो वैल्यू है, एल का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 1 मतलब 100% हो रहा है, उसको इंटू 100 नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगर इंटू 100 करेंगे तो फिर परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मली ये फ्रैक्शन। यहां तक हो गया ना ये वाला, इतना दूर तक। अब जो है ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला, हम यहां पर अलग से लिख रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर का फॉर्मूला है P माइनस MC बाई P। इसका कंसेप्ट तो समझ में आ गया। अब जो है हम लोग को ये पता है कि एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, MC इक्वल टू MR, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है, तो हम इक्विलिब्रियम पे जो मोनोपोली पावर होगा वो MC की जगह हम MR बैठा सकते हैं। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन हम दिए थे ना, क्या रिलेशन दिए थे, MR इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस 1 बाई E। द रिलेशन अमंग मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस एंड E मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसा कुछ रिलेशन लास्ट क्लास में लिखा है। तो ये तीनों में रिलेशन। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू की जगह ये लिख सकते हैं हम। तो अगर मार्जिनल रेवेन्यू की जगह हम ये लिख दें, MR की जगह लिख दें P इंटू 1 माइनस 1 बाई E बाई P। ठीक है, उसके बाद फिर ये P कॉमन चले जाएगा, 1 माइनस P 1 जा P हो गया, और ये आ जाएगा प्लस 1 बाई, क्योंकि ये P कॉमन चला गया, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 और -1 कैंसिल हो गया, और सॉरी यहाँ पर एक P और यहाँ पर P ऊपर नीचे है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली सब सॉल्व करके आए L इज इक्वल टू 1 बाई E। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, L इज इक्वल टू 1 बाई। ये जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नोट डाउन नहीं भी किएगा तो चलेगा, अगर करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली MCQ में आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा ये चीज, बस सिर्फ ये वाला और कुछ नहीं, सिर्फ ये वाला। L इज इक्वल टू 1 बाई E, मतलब L क्या है, मोनोपोली पावर है, लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर, और E क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये दोनों में क्या है, अगर E नीचे है इसका मतलब हो रहा है L और E में इनवर्स रिलेशन है। ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन L एंड E। L मतलब मोनोपोली पावर, E मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जितना ज्यादा होगा मोनोपोली पावर उतना कम होगा, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जितना कम होगा मोनोपोली पावर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, रीजन क्या रीजन है कि इलास्टिसिटी ज्यादा होने से मोनोपोली पावर कम होता है। अभी एक टॉपिक अभी हम लोग का आएगा सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर, उसमें हम डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, यहां पर ये रिजल्ट आ गया, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब इसका रीजन हम सोर्स नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे, क्यों दोनों में इनवर्स रिलेशन है, इलास्टिसिटी ज्यादा होने से मोनोपोली पावर कम क्यों होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? वाइट तो आप लोगों को जो जरूरत है वो सिर्फ ये वाला चीज का जरूरत है, L इज इक्वल टू 1 बाई E के दोनों में इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब इलास्टिसिटी जितना ज्यादा होगा मोनोपोली पावर उतना कम होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट MCQ के लिए, इलास्टिसिटी ज्यादा होने से मोनोपोली पावर कम होगा, इलास्टिसिटी कम होने से मोनोपोली पावर ज्यादा होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा सर, वहाँ पर माइनस क्यों सर, 1 माइनस 1 बाई क्या MR इक्वल्स टू P
वो एक्चुअली ये क्या होता है, बहुत जगह आप देखिएगा तो 1 + 1/e रहता है, वो भी सही है क्योंकि एक्चुअली 1 + 1/e होता है, लेकिन ये माइनस इस वजह से आ रहा है क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी नहीं, ये रिलेशन है नॉर्मली, ठीक है, और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्योंकि नेगेटिव होता है तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज जो है, अगर आप यहां नोटिस कीजिए, परफेक्ट कंपटीशन का जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अगर मान लीजिए मोनोपोली पावर हम कैलकुलेट करते हैं, मोनोपोली पावर का फॉर्मूला ये है, परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली पावर कितना होता है, तो इन परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, किसी को याद है? इक्विलिब्रियम कंडीशन MR = MC भी सही है, लेकिन नॉर्मली जो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के लिए क्या है, P = MC। आप लोग 12 में भी पढ़े, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े, P = MC परफेक्ट कंपटीशन का कंडीशन है। MR = MC जो कि आप लोगों को याद होगा, हो सकता है P = MC नहीं याद है। क्यों P = MC? क्योंकि MR = MC तो होता ही है, और परफेक्ट कंपटीशन में P = AR = MR होता है, तो MR की जगह प्राइस बैठा दिए, तो P = MC। तो अगर प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है परफेक्ट कंपटीशन में, और अगर प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल है, तो जाहिर सी बात है L = P और MC दोनों बराबर है, तो P की जगह हम MC बैठा सकते हैं, MC - MC क्या होगा, 0। तो परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली पावर कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि वो तो परफेक्ट कंपटीशन है ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और फर्म प्राइस टेकर है, उसका कोई पावर है ही नहीं है ज्यादा प्राइस चार्ज करने का। कैसे वो प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा? जो मार्केट में प्राइस है उसी प्राइस पे वो सेल कर सकता है, तो उसका पावर है कि वो मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर प्राइस चार्ज कर सके, उसका कोई पावर नहीं है, वो तो पूरा तौर पे कॉम्पिटिटिव मार्केट है। फर्म इज अ प्राइस टेकर। तो आप देख सकते हैं मोनोपोली पावर परफेक्ट कंपटीशन का क्या होता है, 0 आता है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और किसी का भी मोनोपोली पावर 0 नहीं होता, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है कि मोनोपोली पावर 0 होता है, क्योंकि सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इज अ प्राइस टेकर, बाकी सब मार्केट में क्या है, फर्म इज अ प्राइस मेकर, राइट। कोई प्रॉब्लम?